वर्कआउट करना है द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बच्चों एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कैसे आप निकालें? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वॉल्यूम इस शेप का एरिया ऑफ द बेस इनटू द, सॉरी बेस कहने के बजाय में कहना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, यू विल कॉल दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए जगह हमारे पास एम्पल है, बट जरा आप ये जगह को यूटिलाइज करने का भी तरीका इसमें देखा करो कि, तो यहां से ना जरा नीटली देखिए शुरू किया करें। मैं चलें एक दफा दोबारा इसको यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरह से हमें यूं शुरू करना चाहिए था। तो इधर मुझे लिखना चाहिए था कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, थोड़ा सा ऐसे नीटली हम चलेंगे कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कौन सी शेप है? देखो बच्चों, आपको ये बात तो सिखाई गई है बहुत दफा, मेंसुरेशन काफी डिटेल में हमने किया था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो राइट एंगुलर ट्राइंगल है, क्या यही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल सही है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो देखो ना, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस लाइन के अलोंग रिपीट होते होते ये पूरा शेप देखो क्रिएट नहीं हो रहा, इस लाइन के अलोंग क्रिएट होगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा सारा। ठीक है, दिस होल इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये वाली साइड जो है, दिस विल एक्ट एज द लेंथ ऑफ द, ये लेंथ ऑफ द सॉलिड आ जाए। तो ये बात समझिए कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा बनेगा, अब जरा देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा हाफ इनटू, जरा गौर करो, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 3 आ रहा है, तो ये भी 3 cm है और ये भी 3 cm है। तो इसका मतलब है कि ये हाफ इंटू थ्री होगा यूं, और इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड क्या होगा? लेंथ ऑफ द सॉलिड होगा इसमें ये 8। तो इसका मतलब है कि हाफ इंटू थ्री इंटू 8, तो ये कितना टोटल वैल्यू बनती है इसमें? जरा देखिएगा जब इसमें कैलकुलेटर पे जरा आप, सॉरी कैलकुलेटर पे तो ही नहीं करना, P1 है, तो ये आ जाएगा देखो, हाफ इंटू 3 3 9 इंटू 8। बच्चों P1 का ना विदाउट कैलकुलेटर वर्किंग स्टाइल भी देखो, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब आप इसमें जब यूं लिखोगे ना, हाफ इंटू, ठीक है ना, यहां से ये हाफ इंटू थ्री आ गया 9, और इसको इंटू 8 आ गया ये इंटू 8। तो अब इसको जब आप अगले लाइन में ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, तो ये अब 9 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम था ना, स्क्वायर नहीं। अब देखो ये गड़बड़ हो जाती है कि ये वॉल्यूम था ना, तो ये अगर आप गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे तो आपका मार्क कटेगा। और इधर भी देखो ना, ये सीएम क्यूब में इसने जवाब दिया हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके थ्रू निकल आएगा और लेंथ ऑफ द सॉलिड वो ये बनता था। तो इसका मतलब है कि ये 36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो दिस विल बी, इधर हम राइट बॉटम कॉर्नर पे इसका फिर फाइनल आंसर इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो बच्चों वर्किंग स्टेप्स पूरे दिखाना प्रॉपरली, देखो फॉर्मूला वैल्यूज का 1 मार्क, और फिर इसके आगे फाइनल आंसर का अलोंग विद यूनिट्स वगैरह सब, ये दूसरा मार्क। देखिए वो कहता है कि क्यूबॉइड हैज अ स्क्वायर बेस, एक क्यूबॉइड है, कहता है उसकी स्क्वायर बेस। इस टाइप का हमने सवाल वो नेट डायग्राम में भी सवाल किया था आपको इस तरह से। जरा देखिएगा इस स्क्वायर बेस का क्या मतलब होता है। देखिए जब वो कहता है ना कि एक क्यूबॉइड है जिसकी एक स्क्वायर बेस है, तो इसका क्या मतलब होगा, सॉरी मैं दोबारा बना लेते हैं इसको, कि अब देखिए इस तरह मिसाल के तौर पे ये एक क्यूबॉइड शेप का डिजाइन वो हमें देता है, और वो कहता है कि उसकी नीचे जो बेस है वो स्क्वायरिश है, यानी उसकी हाइट ऊंची नीची हो सकती है, लेकिन उसकी जो बेस है ना वो आपको उसने स्क्वायरिश इस तरह से, यूं सपोज ऐसे करके इसने दी हुई है, ठीक है जी। तो ये सपोज ऐसे करके यूं आ जाती है। तो मैं इस शेप को जरा ऐसे बना लेता हूँ और ये यूं बन जाता है। तो देखिए उसने हमें ये कहा कि क्यूबॉइड है, उसकी जो बेस है ना वो स्क्वायरिश है। अच्छा बच्चों, ये बेस अगर स्क्वायरिश है तो इसका मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों बराबर होंगी।
यानी अगर ये x सेंटीमीटर्स है लेंथ, तो उसकी ब्रेड्थ भी x सेंटीमीटर्स लॉन्ग होगी। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक क्यूबॉइड हो, उसकी लंबाई चौड़ाई बेस की तो एक जैसी हो, लेकिन ये हाइट जो है ये डिफरेंट होगी इन एक्सिस से, क्योंकि क्यूबॉइड है। कहता है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज वाई सी। अच्छा, उसने बेस की लेंथ हमें y की फॉर्म में दी है, x नहीं, तो इसकी ये लेंथ y हो गई और ये लेंथ भी YCM हो गई। फिर कहता है कि द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो अगर लेंथ ऑफ द बेस बच्चों गौर करो y है, तो ब्रेड्थ भी y होगी, बिकॉज ये एक स्क्वायरिश बेस। बट वो कहता है कि जो इसकी हाइट है, ये जो इसकी हाइट है वो लेंथ की निस्बत ट्वाइस है, तो क्या वो 2y सेंटीमीटर्स नहीं होगी? वर्डिंग्स को आपने फॉलो करना था। और अब आगे वो कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है जी, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 360 cm स्क्वायर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। 3 मार्क्स है। देखिए उसने कहा कि द क्यूबॉइड हैज अ स्क्वायर बेस। अच्छा, इसमें ना एक चीज छोटी सी आपने ये समझनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है बच्चों, कि जब उसने हमें ना ये क्लैरिफाई ना किया हो कि ये एक ओपन, अच्छा ओपन क्यूबॉइड के केस में यानी जिसकी छत ना हो, इधर वो लफ्ज में बाकायदा लिखेगा। बट अगर उसने खाली क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस कहा है, तो आप उसमें फिर अज्यूम करो कि वो ऊपर से लिड लगी हुई है। तो आपने टोटल सरफेस एरिया में इसका जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या है, जरा मैं सीक्वेंस में यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि जगह की मसला ना हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप सबको याद है क्या था? हमने सबसे पहले देखिए इसकी जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ये जो एरिया इसका फ्लोर का आएगा, ये दो सरफेसेस ऐसी हैं आइडेंटिकल, तो हम इधर लिखेंगे कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि बेस भी है, इसकी फ्लोर भी है और इसका रूफ टॉप भी है। ठीक, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। देखो ना, एक का एरिया L इंटू बी से आ रहा है ये करके, तो दो ऐसी सर्फेसेज हैं तो इंटू 2 कर देंगे, L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टोटल सरफेस एरिया। तो प्लस, अब जरा देखिएगा ये जो साइड दीवार है, याद है इसको पानी में डिप करने वाली वो जो एग्जांपल दी थी कि इसको डिप करेंगे, तो ये जो साइड दीवार है इसका एरिया आता है B इंटू एच। तो देखिए ये आएगा प्लस B इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस, अब जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए B इंटू एच है और ये हमारे पास दो सर्फेस है। अब हमारे पास ये फ्रंटल सरफेस जो आ रही है, ये आ रही है आपके पास कितनी, ये आएगी हमारे पास L इंटू एच, तो प्लस L इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जो है वो आपके पास कितना आता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 360, तो ये 2 इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 2 इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस, अब देखिए वैल्यूज समझ में उम्मीद है आपको आ रही होंगी कि लेंथ की वैल्यूज ब्रेड्थ और हाइट इसमें पुट करता जा रहा है। प्लस 2 इंटू, अब देखिए इसकी लेंथ इंटू हाइट है, तो आपके पास लेंथ है y और हाइट है 2y, तो y इंटू 2y। अब इसमें देखिए ये 360 इसका टोटल सरफेस एरिया था और ये आएगा अब आपके पास, ये y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू वाई इंटू 2y इज 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2y इज 2y स्क्वायर। जब इन्हें ओपन करेंगे तो देखिए ये बनेगा 360 इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस ये 2 2 जार 4y स्क्वायर प्लस ये 2 2 जार 4y स्क्वायर। तो फाइनली इधर आके चले जाते हैं, ये 360 इज इक्वल टू कितना बनता है। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज सी 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10y स्क्वायर, तो ये 360 इज इक्वल टू 10y स्क्वायर होगा। तो अब हमने हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकालनी है। याद रखिएगा y को पहले सब्जेक्ट बना रहे हैं, 360 अपॉन 10 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, तो ये इससे कट हो गया, तो ये बन गया 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर है। अब कई लोग जल्दबाजी में इसी को हाइट कह देंगे, जबकि हाइट की वैल्यू ट्वाइस y थी। तो उसने तो हाइट पूछी है, तो हाइट इज 2y यानी 2 टाइम्स 6
यानी 12 सेंटीमीटर्स। तो हाइट उसकी बेसिकली ये फाइनल जवाब है 12 सेंटीमीटर्स। तो आपने इधर से 12 सेंटीमीटर्स इसका जवाब यूं करके लिख लें, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली मेक द सब्जेक्ट। तो मैंने इस स्टेप के बाद यहाँ तक ये स्टेप किया, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। तो अब देखिए इसका जब बैक पे अगर हम आंसर कंपेयर करें तो इट इज एग्जैक्टली 12 इस तरह का। तो ये गलती ना करना कि आप जल्दबाजी में शायद इसी y को ही हाइट मान लो, जबकि हाइट 2y, तो y का जवाब ट्वाइस होकर फिर उसकी हाइट आ रही। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कहता है कि अब देखो ये इसने कुछ सेलेक्टिव आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। बहरहाल आई टोल्ड यू के इन पे दिए हों तो गुड इनफ, ना दिए हों तो हमने डिपेंड नहीं करना, आपको इन एनी केस ये पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का तो 1/3 पायर स्क्वायर एच है, वॉल्यूम स्क्वायर, सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब देखिए वो कहता है कि अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ कोन ऑन टॉप ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब देखिए ये आपको सारी इस टाइप की बेतहाशा प्रैक्टिस मेंसुरेशन की हमने नोट्स में भी की हुई है। तो ये आपके पास एक बोल लाइक हेमिस्फेयर, ठीक है, और ऊपर उसके कहता है हमने एक साथ ऐसे कोन यूं जोड़ दिए। तो कोन और हेमिस्फेयर ये दो शेप्स हैं, ठीक, और इनसे मिलकर ये पूरा का पूरा सॉलिड क्रिएट हो रहा है। तो दिस सॉलिड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ये सॉलिड जो है पूरा कॉम्बिनेशन है एक हेमिस्फेयर का और साथ प्लस ये कोन का। तो ये जहन में रखें, सॉलिड किसको कह रहा है, हेमिस्फेयर किसको कह रहा है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस सेज, कहता है द कोन एंड द हेमिस्फेयर ईच हैव द रेडियस आर। देखो ये चूंकि इनकी इस कोन का सर्कुलर बेस और इस हेमिस्फेयर का सर्कुलर टॉप, हेमिस्फेयर का सर्कुलर टॉप और कोन की सर्कुलर बेस ये कॉमन है, ठीक। तो कॉमन चीज का रेडियस उसने आर आपको दिया हुआ। अब वो कहता है द हाइट ऑफ द सॉलिड इज 10 cm। अब देखो इस पूरे सॉलिड की यानी यहां से लेकर इधर तक ये जो पूरी पूरी हाइट है, कह रहा है 10 cm। तो इस सॉलिड की पूरी हाइट, ये सॉलिड की पूरी हाइट 10 सेंटीमीटर्स है। यानी अब देखो बच्चों गौर करना, ये 10 सेंटीमीटर्स में इधर तक आप मुझे बता सकते हो ये तो हाइट ऑफ द कोन नहीं होती, ये तो हाइट ऑफ द कोन है, यहां से यहां तक देखो ना, इधर से इधर तक ये कोन की हाइट, और फिर इधर से इधर तक क्या ये हेमिस्फेयर की का हाइट तो नहीं कहते, जो इस हेमिस्फेयर का रेडियस होगा क्या ये फासला भी उसका रेडियस जितना ही नहीं होना चाहिए। अब देखो ये बातें आपने जरा सोचनी थी कि ये जो हमें उसने गिवन दी हुई है वैल्यू, मैं इसको जरा यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कि इसने हमें ये क्या दिया हुआ है। सी दिस विल एक्ट एज द हाइट ऑफ द कोन, ये इस कोन की हाइट हो गई। तो हम इसको हाइट ऑफ द कोन का टाइटल दे देते हैं। तो अगर हमारे पास ये हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन जो फिलहाल हमें नहीं पता इधर से इधर तक, बट इधर से इधर तक डोंट यू थिंक ये तो, इधर देखो ना गौर से, मैंने आपको हेमिस्फेयर में क्या बात बताई थी कि हेमिस्फेयर में एक ही डायमेंशन की टाइप है, वो है रेडियस। अब ये कोन का भी रेडियस है, लेकिन अगर आप हेमिस्फेयर ओनली पे फोकस करो तो ये हेमिस्फेयर का रेडियस और ये भी तो रेडियस ही नहीं होगा। तो हर साइड, हेमिस्फेयर में तो हर साइड जो है वो आर रेडियस जितनी ही होती है, तो ये भी तो रेडियस आर जितनी ही होगी। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि देखो इस कोन की हाइट और प्लस ये रेडियस, आंट दे इक्वल टू 10। तो मैं कोन की हाइट को चलो स्मॉल एच कह लेता हूं और रेडियस को 10 आर कह लेता हूं। तो क्या ये इक्वेशन आपको समझ आई कैसे बनी कि हाइट ऑफ द कोन को मैंने एच कह दिया और रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, दोनों मिलकर ये पूरा फासला इधर से इधर तक
क्या इसी 10 cm के इक्विवेलेंट नहीं होगा? ये दो बातें तो हमने वैसे ना जरा फिलहाल अब जजमेंट्स कर रहे हैं ना कि यार क्या कहानी है, उसको सोचना है इस तरह। तो उसने हाइट ऑफ द कोन नहीं कहा, गौर करो, हाइट ऑफ द सॉलिड जो कि कोन और हेमिस्फेयर से मिलके बन रहा है वो 10 cm। अब आगे कहता है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इज 145 cm स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर जो है वो 145 cm स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना आता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर 145 cm स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? कर्व्ड सरफेस का एरिया हेमिस्फेयर का 145, पूरे सॉलिड का नहीं कह रहा। देखो वो कह रहा है कि ये जो हेमिस्फेयर है पूरा, इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनती है ये वाली, यानी इस पूरे जहां से आप बोल को पकड़ते हो, मिसाल एक सूप का बोल है, जहां से आपने वो पूरा ऐसे हाथों में दोनों गठे पकड़ा हुआ है, उस पूरे इलाके को, ये जो पूरा इसका गोलाई में सरफेस है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। याद, वो जो मैंने आपको मिसाल ऑरेंज की एग्जांपल दी थी कि एक माल्टे को आधा करो तो उस पे वो जो आधी स्किन रह जाएगी, वो इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको वो कह रहा है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का ये कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दी हुई है 145 cm स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, ठीक है, 145। याद है बच्चों कि इसमें इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला फ्लैट सर्कुलर टॉप का एरिया शामिल नहीं है, सिर्फ ये इस कर्व्ड पार्ट का एरिया, इसको वो कह रहा है। तो ये कर्व्ड सरफेस का एरिया जो है दिस इज 145 cm स्क्वायर। तो अब वो ये कह रहा है कि शो करो, शो दैट में, याद है मैंने क्या कहा था, शो दैट वाले पार्ट्स में इधर राइट बॉटम कॉर्नर नहीं गिवन होता, आपने उसको प्रूफ करके दिखाना होता। तो वो कहता है शो करो कि रेडियस आर जो है, यानी इसकी वैल्यू 4.80 है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जब बताया हुआ है कि करेक्ट टू 2, तो हमने 3 डेसिमल तक कॉपी करके फिर उसे राउंड टू 2 करना है और जवाब यही आना चाहिए। तो आप अब इस आर को ढूंढ कर दिखा दो, एंड पे यही जवाब आया तो शो हो जाएगा। शो दैट में याद है ना क्या करते हैं, कहीं ये वैल्यू यूज ना कर देना। आपने इस आर को जब शो करना है तो मतलब आपने शो दैट वाले पार्ट्स में आर को अगर शो करना है तो इन अदर वर्ड्स आर को ढूंढना पड़ेगा। तो फाइंड द आर, एंड अब देखिए कि इस आर को कैसे ढूंढेंगे। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि इस पूरे हेमिस्फेरिकल बोल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी सिर्फ ये वाला कर्व्ड सरफेस का एरिया है, वो कितना आ रहा है आपके पास? तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का जब बोलेंगे, तो मुझे ये बताओ कि पूरे हेमिस्फेयर का, देखिए पूरे सफेयर का जो सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर है वो 4 पाई r² आता है। हेमी सफेयर है तो इस 4 पाई r² का क्या ले लेंगे, तो हाफ ऑफ 4 पाई r² होगा, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये 2 पाई r² होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r², ये आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट इज, जरा ये देखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला ये बन गया था। तो देखिए ये हमने टेक्निक से सीखा था ना कि फुल फुल सफेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो हेमी का इसके साथ हाफ लग जाएगा, तो ये 2 पाई r² आ जाएगा। चलो मैंने आपको इसमें एक आदत ये बताई थी कि आप इसको डायरेक्ट रटाना लगाओ, इसको आप यूं ही करो, हाफ ऑफ द फुल कर्व्ड एरिया। तो एरिया है ना, तो इसलिए 4 पाई r² लगता, ऊपर दिया हुआ भी है। तो उस फुल कर्व्ड सरफेस का हाफ लिया तो हमारे पास हेमी सफेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमी सफेयर की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 145। तो 145 इक्वल टू, थोड़ा इसको नीट करते हैं, 145 इक्वल टू, अब ये 2 से 2 कट हो गया तो मैं इधर 2 लगा लेता हूँ। याद है पाई ना बताया हो तो क्या बोला था, 3.142 लो और रेडियस को r² रहने दो।
अब इस तरह की लातादाद वर्किंग्स हमने की हुई हैं, वी नो हाउ टू हैंडल सच क्वेश्चंस। तो 145 इक्वल टू 6.284 इंटू आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ 2 इंटू 3.142 ये आता है, तो 145 अपॉन 6.284 इक्वल टू आर स्क्वायर आता है। तो अब मुझे जरा एक बात बताइएगा कि 145 अपॉन 6.284 ये कितना बनता है? ये बनता है 23.07। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 23.07। अब देखो उसने क्या कहा था कि जवाब आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो मैं यहां से कैलकुलेटर से 3 डेसिमल प्लेसेस तक, देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिगर पिक नहीं करूंगा। एंड नाउ टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आई विल कैंसिल दिस, तो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 23.074। तो ये आएगा आपके पास 4.803। अगेन मैं जवाब 4.803 centimeters. See, I copied up to 3 decimal place, but now I will round up to 2, तो ये 4.80 centimeters आपका जवाब यूं बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आप ये निकाल लो तो उसने यही कहा था ना, शो करो, तो बस आपने ऐसे बॉक्स लगा के हेंस शोन, तो शो दैट में मार्क स्कीम के अंदर आपको फिर देखने की जरूरत नहीं, आपका जवाब आ रहा है तो मतलब वैल्यू शो हो गई। तो मूविंग ऑन टू पार्ट 2। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा जैसे ही रेडियस निकल आए, मैंने क्या कहा था आपको, अनराउंडेड वाला डायग्राम पे भी लेबल करना है। तो ये रेडियस आपके पास 4.803 सेंटीमीटर ही आ गई। ठीक है, नाउ दिस रेडियस इज 4.803 और ये वाला फासला भी 4.803 cm। देखो अब ये आपकी जो है ना असल समझ है कि जब ये रेडियस आपने इसका 4.803 मार्क कर लिया, तो ये बात आपने शुरू में समझी थी कि ये फासला भी रेडियस ऑफ द स्फेयर जितना ही नहीं, हेमिस्फेयर। तो पहले इन दोनों को आप मार्क करो। अब गौर करो कि आपके पास ये पूरा फासला कितना था, ये कोन की हाइट प्लस ये जो हेमिस्फेयर का रेडियस है, ये पूरा फासला 10 सेंटीमीटर्स नहीं था। तो अगर इस 10 cm में से ये वाला फासला 4.803 cm है, तो क्या इस पूरे 10 में से, इस फुल 10 में से मैं 4.803 को अगर काट के इधर से निकाल दूं, तो क्या पीछे कोन की हाइट निकाली जा सकती है? तो कोन की हाइट फिर कितनी निकल आएगी, आप जरा चेक करो कि देखो इस पूरे 10 में से, ये देखो ना, इस पूरी 10 की हाइट में से ये जो 4.803 है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो पीछे हमारे पास यही वाली हाइट नहीं बचती। तो यह आएगा 10 माइनस 4.803, तो ये आएगा 5.197। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द कोन इज 5.197 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो कोन की हाइट आप इधर से एच को फिर निकाल सकते हो ना, कि देखो एच प्लस आर था 4.803, ये जो इक्वेशन भी बनाई थी, तो एच विल बी हाइट ऑफ द कोन विल बी 10 माइनस 4.803। देखो ये बातें मैंने आपको कहा था इन एडवांस सोचा भी करो और निकाला भी करो। तो ये 5.197 आपके पास ऐसे आ जाए, तो 5.197 cm। अभी चूंकि ये फाइनल आंसर नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू राउंड इट। तो आपने ना सिर्फ इधर बल्कि ये सारा कुछ, ये रेडियस लेबल किया, ये लेबल किया, ये पूरी 10 में से आपने ये 4.803 माइनस कर दी, तो कोन की हाइट ये वाली भी निकल आई। अब देखो कोन की हाइट भी पता है, कोन का ये रेडियस भी पता है, तो क्या कोन का स्लांट लेंथ भी ढूंढा नहीं जा सकता थ्रू पाइथागोरस? लेकिन चलो वो हम आगे निकाल लेते हैं। अब देखो इसने 4 मार्क्स का ये पार्ट दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आपने ढूंढना है। एक बात जहन में रखो, उसने पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मांगा है। तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। अब इसमें पैरेलल वर्किंग करनी है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला तो हमें पता है, कोन इज एक्चुअली अ पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस, तो इसका 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट आ जाएगा फॉर्मूला, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर क्या है। देखिए हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, फुल सफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर है तो ये हाफ नहीं हो जाएगा ऐसे। तो चलो देखो, अब अगर इसने फॉर्मूले दिए हुए हों तो फिर तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ फुल सफेयर 4/3 पाई आर क्यूब है, हेमी में हाफ हो जाएगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके पास यहाँ से 1/3 इंटू पाई इज 3.142 इंटू रेडियस ऑफ द कोन भी कितना आता है। देखो आपको ये बात पता है कि यही रेडियस इस हेमिस्फेयर का रेडियस भी है 4.803 सी, और यही रेडियस इस कोन का भी, तो देखो ना कोन भी तो ये शेप है, कोन का रेडियस भी यही आ रहा है, तो 4.803, तो ये आता है 4.803, इसका हम स्क्वायर लेंगे इनटू, अब हाइट ऑफ द कोन कितनी है। तो आपने कोन की हाइट क्या निकाली थी पीछे, कोन की हाइट आपने निकाली थी 5.197, तो कोन की हाइट 5.197 आ गई ऐसे करके, प्लस अब देखिए हाफ को काटा ऐसे हमने तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 4.803 का होल क्यूब। तो अब इधर से हम जब निकालेंगे इसको तो ये आपके पास आएगा 1/3। उसी तरह देखिए वो बॉक्स ओवर बॉक्स की फॉर्मेशन इनटू, आप जब इसको पूरा ऐसे प्लेस इन करोगे तो देखिए इस पाई को मैं लिखना भूल गया था इधर, तो आप इसको 3.142 करके इस तरह लिख देंगे। अब बच्चों जब आप इस पूरी फॉर्मेशन को कैलकुलेटर पे एज इट इज, देखिए ना ब्रैकेट डाल के आपने लिखा 1/3 इंटू 3.142 इंटू दिस का होल स्क्वायर इंटू 5.197, प्लस फिर ब्रैकेट ओपन किया 2/3 इंटू दिस का होल क्यूब, तो करके जब कैलकुलेटर को इक्वल टू दबाओगे तो आपका आंसर आएगा 357.6। अब देखो इस पार्ट के लिए तो नहीं बताया ना कितना राउंड करना है, तो वही 4 सिग्निफिकेंट लिख के अब इस पूरे का कलेक्टिव आंसर मेरे पास ये आ रहा है। तो मैं अगर इसको राउंड करूं तो ये आएगा 350, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसमें 1 ऐड होगा तो ये 358 cm क्यूब इसका फाइनल आंसर है। इफ आई लुक बैक तो देखिए इसने वो पार्ट ए तो शो दैट वाला था वो हो गया, तो अब वो कह रहा है 357 से लेकर 358 कोई भी जवाब आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो हमारा 358 बिल्कुल उस रेंज के अंदर ही है, तो 358 यूनिट्स दिए हुए हों तो फिर पुट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ सी आपने इसमें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कोन की हाइट कैसे निकाली थी, और ये 4.803 रेडियस, तो ये भी 4.803, तो ये पूरे 10 में से ये 4.803 निकला, तो कोन की हाइट आ गई। तो कोन का रेडियस, कोन की हाइट ये है, हेमिस्फेयर का रेडियस ये, या ये कोई भी ले लो, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर आपने ऐसे अप्लाई करके ये निकाल लेना। अब इसके पार्ट 3 में देखो कहता है कि कैलकुलेट करो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बच्चों कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है अब सिर्फ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला आप सबको याद है, इट इज पाई आर एल। पिक्चर में देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होगा ये वाला। तो मुझे ये बताओ कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का आपके पास ये आता है, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपने अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर एल। अब जरा देखिए पाई इज 3.142 इंटू रेडियस, कोन का रेडियस कितना आ रहा है आपके पास, कोन का रेडियस है 4.803 cm, तो कोन का रेडियस है 4.803 इंटू लेंथ इसकी कितनी आती है। तो लेंथ आपके पास इसकी जो आ रही है ये वाली स्लांट लेंथ, याद है इसको हम कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि इस स्लांट लेंथ की वैल्यू को
कैसे फाइंड किया जाए? तो ये जो स्लांट लेंथ होती है, इसको ढूंढने के लिए आपने फिर लगाना है इधर से सी, ये आपके पास एक पूरा पाइथागोरस का वो लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपके पास इधर से पहले तो जाके साइड पे हमें इस स्लांट लेंथ की वैल्यू तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास, अब सी अगेन दिस इज आल्सो 4 मार्क्स, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ इसका भी है। तो ये लेंथ थी 5.197 cm और ये थी 4.803 cm। अनराउंडेड वैल्यूज आगे यूज की जाती हैं। तो देखो ना, ये आपके पास 4.803 cm था और ये 5.197 कोन की हाइट थी। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये वाली लेंथ ढूंढ लेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। बेस आएगा आपके पास 4.803 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आएगा 5.197 का स्क्वायर। तो अब इसमें हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? तो ये 4.803 का स्क्वायर प्लस 5.197 का स्क्वायर, तो इक्वल टू ये आएगा। और इधर से हम स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर करेंगे तो ये 7.076। तो 7.076 सेंटीमीटर्स ये आपके पास आ गए। तो 7.076। अब इसको जब हम बच्चों आगे फुली ऑपरेट करेंगे तो 3.142 इंटू 4.803 इंटू 7.076, ये निकलेगा 106.7। तो 106.7 cm स्क्वायर। तो अब ये 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड होके 107 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे करके कर्व सरफेस एरिया इसका कोन का पायरल करके आता है। तो देखिए इधर उसने कहा है कि 107 और 106.7 टू 106.8, लेकिन पहली प्रेफरेंस में देखो उसने 107 ही कहा है, और का मतलब है या फिर इस रेंज में। तो आइदर दिस वैल्यू, अगर तो ये आपका राउंडिंग रूल्स फॉलो करोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस में वही जवाब आ रहा है, या फिर वो कह रहा है और का मतलब है या फिर इस रेंज में आपका जवाब आए। तो ये लीनियंसी है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस के आंसर्स आपके आने चाहिए। तो ये 107 इस तरह। देखिए इन द बी पार्ट इट सेज, कहता है कि अ पीस ऑफ कार्ड, अ पीस ऑफ कार्ड, ये जहन में रखो, इफ इट्स अ पीस ऑफ कार्ड तो इट मींस ये एक प्लेन शेप है, इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। याद है सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये था कि ये सर्कल का सेंटर था और इससे ये रेडियस, ये भी रेडियस होता है और ये स्ट्रेट लाइन भी एक रेडियस होता है, और इसको हम कहते हैं आर्क। ठीक है, और इसी लंबाई को आर्क लेंथ का खिताब देते हैं, और ये उसका एंगल एट सेंटर है। तो इस पूरी शेप को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल का टाइटल देते हैं। याद आया? सेक्टर में सेगमेंट में फर्क थे। अब वो कहता है कि अ पीस ऑफ कार्ड इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with sector angle 75 degrees and radius 8 centimeters। अब देखो सेक्टर का एंगल 75 डिग्रीज है, तो ये तो इसका थीटा होता है, याद है, या एक्स डिग्रीज। थीटा के बजाय इसको चलो हम एक्स डिग्री एंगल कह लेते हैं, जो कि 75 है। ठीक है, और अब जरा देखिएगा, और कहता है रेडियस 8 cm है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात बताई गई थी कि अगर मैं इसको भी, ये पॉइंट तो सर्कल का ओ सेंटर मान लें, अगर ये फासला, if this 8 centimeters is the radius, तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? shouldn't this also act as the radius 8 centimeters? तो ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर्स का रेडियस ये यूं आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, कहता है कि एक पीस ऑफ कार्ड है, एक सेक्टर ऑफ सर्कल है विद सेक्टर एंगल 75 एंड रेडियस 8 है। कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई
याद हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आप इन टर्म्स ऑफ पाई कहे तो पाई का फिगर सिर्फ इसी तरह आखिरी जवाब तक चलता रहेगा, पाई की वैल्यू फिर आपने पुट इन नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि आपने एक्सप्रेशन तलाश करनी है इन टर्म्स ऑफ पाई फॉर द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक बात बताओ, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर आपने तलाश करना है। आर्क लेंथ किसको कहते हैं? ये जो फासला है, दिस डिस्टेंस, इसको आर्क कहा जाता है और इसकी लंबाई को आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर कहा जाता है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द आर्क लेंथ, यानी इस पूरे फासले की वैल्यू आपने आर्क लेंथ अब तलाश करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, पिक्चर पे देखो इस तरह, आप पेन से लेबलिंग वेबलिंग पेंसिल से जैसा दिल माने कलर्ड पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो, बट लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन, इंस्ट्रक्शंस में जैसे कहा हुआ है। अच्छा, अब जरा बताइए कि आर्क लेंथ, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है सेक्टर की, तो सेक्टर्स के फॉर्मूलाज में आपको ये बात याद है कि सेक्टर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हो तो आपने एंगल एट सेंटर अपॉन 360 तो करना ही करना। और अब जरा गौर से देखो बच्चों के, अगर आर्क लेंथ चाहिए, मुझे बताओ ये जो आर्क की लंबाई है, दिस आर्क की लेंथ, isn't this part of the whole circumference? तो आपने फिर इसको जाहिर है इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के साथ मल्टीप्लाई करना। और चूंकि हम रिकॉल्स कर रहे हैं अब, तो एरिया अगर निकालने को कहता तो फिर x अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया के साथ उसको मल्टीप्लाई करते। तो अब आर्क लेंथ की चूंकि एक्सप्रेशन चाहिए, तो x इज दैट एंगल फॉर्मिंग एट द सेंटर, वो 75 डिग्रीज दिया हुआ है। तो देखो ये P2 है, तो P2 डजंट मीन आप स्टेप स्किप करते जाएं, फॉर्मूला वैल्यूज हर स्टेप शो करो, सिर्फ साइड पे जाके वो जो प्लस आनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ कि उसने ये सवाल में कहा, तो देखो जल्दबाजी में भूल ना जाना, उसने कहा जवाब को इन टर्म्स ऑफ पाए, इन टर्म्स ऑफ पाए रहने देना है। तो पाए की टर्म्स में जब जवाब बोले तो फिर आप पाए को एज इट इज आखिर तक इसी तरह पुट करते जाओ। और इस सेक्टर का रेडियस कितना है? दैट इज 8। तो मुझे ये बताइए कि आर्क की लेंथ जो है वो कितना हो जाएगी। अब देखिए, आप इसको यहां तक जब इसको लिख लेते हो, तो आपके पास अब कैलकुलेटर पे ये बॉक्स अपॉन बॉक्स इंटू 2 इंटू 8, ये चीज पूरी टाइप इन कर दो। तो ये बॉक्स अपॉन बॉक्स का पैटर्न डालो, 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 3। क्यों जी, सबके ही आ रहा है? अच्छा, आप इसको ना इस तरह लिखेंगे 10 अपॉन 3 पाए। हाँ जी, पाए भूल ना जाना कि देखो ये वाली चीज इंटू 2 इंटू 8, ये तो आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। कैलकुलेटर पे इसी तरह डालो 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 8, इस पूरे पोर्शन का आंसर 10/3 है, लेकिन ये पाए तो साथ ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू फॉरगॉट टू राइट दिस पाए जब आप खुद कर रहे थे? तो आर्क लेंथ जो है, अच्छा अब एक मसला यह है कि देखिए, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, या फिर, और अब देखो ना, ये असल में ना 10/3 अकेले नहीं है, ये साथ इसके पाए भी लगा हुआ। ठीक है, अगर इस पाए को पुट कर लें तो फिर इसका पूरा एक आर्क की लंबाई सेंटीमीटरों में आ जाएगी, बट उसने चूंकि इन टर्म्स ऑफ पाए रखने को कहा, तो ये भी इसका सिंपलेस्ट आंसर है। या अगर आप यूं लिखते भी हो तो फिर इसको 3.333, 4 सिग्निफिकेंट तक इतना छाप के ये आता है, जो कि राउंड ऑफ हो के 3.33 पाए। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स तो सिर्फ सेंटीमीटर्स नहीं होंगे, क्योंकि
ये आर्क की लंबाई है, ये एरिया नहीं निकला। तो ये दोनों वैसे अलाउड है आंसर्स, ठीक है। डेसिमल्स में भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हम इसको देख लेते हैं, इसने ओ ई या इक्विवेलेंट कुछ लिखा होना चाहिए इसने। अब देखो यहाँ पे उसने 10/3 पाए। अब ये चीजें आप ना अब रिसेंट ईयर्स में जरा एक्सपीरियंस करो कि देखो उसने, वैसे मैंने इसलिए उसको इस तरह छोड़ दिया था, या 10/3 पाए या 3/1/3 पाए फाइनल आंसर। अब इसमें उसने और इक्विवेलेंट की कोई ऑप्शन नहीं दी, तो फिर इसका मतलब है कि वो ये वाला जवाब, ऑल्दो डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, वो इसको वो नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो खैर, इसी तरह अब हम सीखेंगे कि यार अच्छा, इट मीन्स कि आपसे रीसेंट वर्जन्स में जब साथ ये पाए आ रहा हो, तो बेशक ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे उसने देखो इसको 3/1/3 पाए को भी एक्सेप्ट किया है, तो सिंपलेस्ट तो फिर इस तरह रख लेना। तो चलिए, अब ये पुराने ईयर्स में डेसिमल में भी कर लेता होता था, लेकिन चलो अब हम इससे एक चीज सीख के, यूनिट्स तो ऑलरेडी इसके सेंटीमीटर्स में दिए हो, जरा यस करो, सबको क्लियर है? तो देखो ये इस हद तक की सारी बातें नोट्स रजिस्टर्स में, और ये सारे ईयरलीज जो, अब इस ये दो सवाल और भी कंप्लीट हो जाएं तो जीसीई की P2 की तैयारी भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। उसमें आपने फिर जरा P2 के तमाम ईयर्स देखने हैं। अब देखो, जिस तरह किसी ने अगर P1 की प्रिपरेशन करते हुए वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिसाल टॉपिक छोड़ दिया था या उससे स्किप हो गया, हालांकि वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिर्फ एक बात समझनी थी, याद रखनी थी, तो वो 2018 के मई जून में हुई थी। तो इसलिए ये 2018 से 23 का राउंड बहुत जरूरी है, ये P2 के लिए लाजमन लगाना। तो तकरीबन सारी सिचुएशंस आप देखना उसी टाइप्स में से आती हैं, बट एवरी टाइम इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन। अब जरा आ जाओ बच्चों अगले सवाल की तरफ। कहता है कि देखिए, अब ये इसके फॉर्मूलाज पे आप डिपेंड मत करो, बट वो कहता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने वैसे कोन के लिए फॉर्मूलाज कैसे याद रखे हुए थे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए, याद है कोन एक पिरामिड है जिसका जनरल फॉर्मूला है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोन का फॉर्मूला याद है ना, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बट ये सोचो कि इस कोन का बेस एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू वर्टिकल हाइट, याद है? और मुझे बताएं कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की कैसे ढूंढते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू एल। देखिए, बिल्कुल डिपेंड मत करो कि इस तरह वो हर दफा फॉर्मूले देगा, कभी देता है कभी नहीं, कभी लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे देता है, काम का नहीं बताता। ये सब आपको आना चाहिए। अच्छा, फिर आपको याद है कि अगर आपसे वो पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का मतलब है कि द लिड इज ऑन, याद है? तो फिर वो अंग्रेजी का हम जुमला बनाते हैं ना कि इसमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, ये भी उसमें शामिल होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है, और एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप पाई आर स्क्वायर होता है, याद है? और अगर वो एक फनल हो या ओपन कोन हो, तो फिर तो टोटल सरफेस एरिया उसमें यही कर्व्ड सरफेस एरिया ही नहीं होगा। तो बिल्कुल सही। अब ये अल्फाज वैसे जरा मैं रिकॉल दे रहा था, तो अब वो कहता है द पीस ऑफ कार्ड फॉर्म्स द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन। अच्छा बच्चों, आप सबको एक बात याद आ रही है कि हम जब सेक्टर को कोन बनाते थे, देखो ये सारी बातें इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट्स में करवाई गई थी, बिल्कुल सही है। इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए थे ना कि व्हेन अ सेक्टर कन्वर्ट्स इनटू अ कोन। तो जरा रिकॉल करो, वैसे रिविजन्स चूंकि करवा रहा हूँ, तो फुल डिटेल्ड हर पर्चा इसी तरह डिस्कस हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह P2s में भी आपको देखना बहुत फायदा होगा अगर ईमानदारी से करते हो। तो पहला फैक्ट क्या था? डज एनीबॉडी रिमेंबर? बोलिए जी। कि वो जो
रेडियस ऑफ द सेक्टर होता था, याद है जब सेक्टर कन्वर्ट हो जाता था कोन में, तो रेडियस ऑफ द सेक्टर बिकेम द स्लांट लेंथ ऑफ द कोन। याद है सबको कि कोन का रेडियस, जरा विजुअल करो वो जो मैंने क्लास में ऐसे बताई थी एक बात, कि रेडियस ऑफ द सेक्टर कोन की स्लांट लेंथ नहीं बन जाती। दूसरा फैक्टर क्या था, मैं चलो यहां लिख देता हूं, दूसरा फैक्टर क्या था कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर ये बन जाता था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। याद है ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता था। देखिए इस तरह रिकॉल्स मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा बड़ा अहम पॉइंट था कि जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, सेक्टर हालत में जो उसकी आर्क की लंबाई होती थी, वो उसका कोन बनने के बाद सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस नहीं बन जाता था। अब जरा याद करो, यस करो जरा, कितनों को ये तीनों बातें याद आ रही हैं? देखिए अब अगर इस दिन इस लेक्चर में सपोज यू वर एब्सेंट, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नोट्स आपने पूरे देखे होंगे और उनके सवालों को प्रैक्टिस भी किया होगा। तो ये आपके पास इस तरह तीन फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। चलिए अब वो कहते हैं कि द पीस ऑफ कार्ड forms the curved surface of a cone। कहता है the cone is filled to the top with water, to calculate the volume of the water in the cone, calculate the volume of water in the cone। तो मुझे ये बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन ये आप कैसे फाइंड करें? तो गौर कीजिए, अब कहता है कि वही सेक्टर बेंड होकर ये कोन बन गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि यही रेडियस ऑफ द सेक्टर 8 cm, अब उसी का रेडियस इसकी क्या बन गई है बोलो? इसकी स्लांट लेंथ नहीं बन गई? तो इसका रेडियस इसकी स्लांट लेंथ बन गई, ठीक है, कोन की। अब हमें ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए आपको 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वर्टिकल हाइट चाहिए। कोन की वर्टिकल हाइट आपको याद है कौन होती है? जरा ये देखिएगा, कोन की वर्टिकल हाइट यहां से ये वाली इस कोन की वर्टिकल हाइट होगी, ठीक है जी। अब ये तो किए मैं सवाल हमने सारे, मैं वैसे आपको जरा एक रिकॉल के तौर पे ये चीजें करवा रहा हूं कि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अब ये तो इसकी आ गई, यानी ये वाली जो ये इसकी वर्टिकल हाइट, ये हमने किसी तरह फाइंड करनी है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वर्टिकल हाइट, कोन की हाइट और कोन का रेडियस ये पता होना चाहिए। तो जरा आप सोचो, ये एग्जैक्टली इस तरह का सवाल मैंने आपको बल्कि करवाया हुआ है, उसी नोट्स में जाके देखना, आपको इसके 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस किए थे हमने, तो उसी में से ये एक भी है। तो अब देखो गौर करो कि यहाँ पे ये इस कोन का, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा बताइए सबसे पहले कोन का रेडियस तलाश किया जाए या कोन की हाइट? तो इस कोन का रेडियस ढूंढूं पहले या कोन की हाइट? बिल्कुल सही, पहले आपको इस कोन का रेडियस तलाश करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में अब मैंने ये इस तरह रियलाइज किया कि यार मेरे पास ना कोन का रेडियस है ना कोन की हाइट है, तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं? अब ये 5 मार्क का सवाल है, देखो एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले कोन का यू विल फाइंड, यानी यू विल गो एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द
कोन. हाउ विल यू डू दिस? अब एक बात जरा रिकॉल करो कि कोन का रेडियस बेसिकली इसके सर्कुलर बेस के साथ ताल्लुक नहीं रखता. तो वही 3 फैक्ट्स में से मुझे एक बात बताएं, जब ये सेक्टर कोन बनेगा तो यही आर्क लेंथ, आपको वो याद है मैंने जो शेप काट के क्लास में बताई भी थी कि यही आर्क लेंथ सेक्टर का, जब ये कोन बनेगा तो यही आर्क लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस बन जाएगी. तो आर्क लेंथ की वैल्यू अभी हमने ये निकाली नहीं 10/3 पाई, ये इधर लिख भी दो कि यार इसकी 10/3 पाई सेंटीमीटर्स ये इसकी आर्क लेंथ है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी समझो निकाल के ऐसे लिखी हुई है. तो मुझे ये बताओ कि आर्क लेंथ की वैल्यू 10/3 पाई है. जब ये सेक्टर कोन बनेगा तो यही जो आर्क लेंथ की वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बिकम कोन का पूरा ये सर्कुलर बेस की वैल्यू. तो अगर ये 10/3 पाई है तो ये पूरा सर्कुलर बेस भी 10/3 पाई नहीं हो जाएगा? तो ये उसकी सरकमफ्रेंस 10/3 पाई, सरकमफ्रेंस भी 10/3 पाई ही बन जाएगी. तो जब सरकमफ्रेंस अवेलेबल है तो अब ये तो चूंकि पूरा फुल सर्कल है, तो क्या उसके थ्रू इसका ये रेडियस ढूंढा नहीं जा सकता? और वही रेडियस इस कोन का रेडियस होगा. लॉजिक समझ आ रही है? तो इधर सबसे पहले आप वो फैक्ट यूज करोगे कि आर्क लेंथ, कि देखिए आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर will become the what? The circumference of circular base of the cone. ये पूरे स्टेटमेंट्स ऐसे लिखा करो. Arc length of the sector will become the circumference of the circular base of the cone. तो अब बताइए कि आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 10/3 पाई, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस का फॉर्मूला 2 पाई आर था. तो क्या इसको यूज करके हम, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस का ये फॉर्मूला है, तो क्या आर निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है. तो ये 10/3 पाई इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए इसके साथ आ जाएगा ये 2 × अब इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, बल्कि एक मिनट नेक्स्ट स्टेप में, एक मिनट से बहुत नीचे यहाँ नहीं आना चाहिए. तो अब आप देखिए यहां से ये 10/3 पाई. अब आप ये देखो कि ये रेडियस ढूंढना है तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पार जाके नीचे डिवाइड नहीं हो जाएगा? तो चलिए इसको म्यू लिख लेते हैं, 10 पाई/3 इंटू 2 पाई नीचे आ जाएगा इक्वल टू आर. ये सब्जेक्ट मेकिंग समझ आई सबको? कि देखो 10 पाई बेसिकली न्यूमरेटर है, 10 पाई/3, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड होगा, लेकिन 3 के साथ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये पाई से पाई गया, इस वजह से हम इधर भी इसको पाई ही रख रहे हैं और पीछे भी उसने ही रखवाया था. तो r वुड बी इक्वल टू, ये देखिए 2 1 टाइम्स इनटू 5 आर. तो अब आपके पास रेडियस 5/3 विच इज कितना? रेडियस 5 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, तो दिस इज 1.666. तो रेडियस जो है 1.666 सेंटीमीटर्स, 4 सिग्निफिकेंट वाला, ये आप लिख दो. ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो कि जैसे ही आपके पास ये रेडियस निकल आया, तो नाउ व्हाट डू यू डू? अब रेडियस आप जाके इधर लिख लोगे कि 1.666 है, क्योंकि अभी फाइनल जवाब नहीं है तो डायग्राम पे लिखेंगे. आपको याद है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. देखो ये आपके 1.666 आ गया, ये 8 आ गया, और अब वॉल्यूम असल में ढूंढना था ना, तो फिर सेकंड स्टेप में अब क्या, हाइट हम नहीं ढूंढ लेंगे इसकी? बिल्कुल सही है. अब पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट पे हम आ जाते हैं. तो अब आपने जाके देखिए इसका एक रफ सा स्केच अपने लिए ऐसे बनाया. ठीक है, इस तरह कॉलम फॉर्म की वर्किंग करते जाओ.
तो ये 1.666 आ गया, ये 8 आ गया, और इसको हम हाइट कह लेते हैं। अब 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, रेडियस को बेस मान लो और हाइट को परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है जी। तो हम अब चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, बेशक जगह तो है इधर, इसकी वर्किंग की रेंज में ही रहना। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस की जगह 8 का स्क्वायर डालेंगे, बेस आ रही है 1.666, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हाइट का स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 64। नाउ कैलकुलेटर मीन्स कि आपने वर्किंग सारी फिर भी दिखानी है। तो 1.666 का स्क्वायर करो, 2.775 आ। तो देखिए ये 2.775 प्लस 8 स्क्वायर आ गया। अब 64 माइनस 2.775 इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, 64 माइनस 2.775। देखिए ईच एंड एवरी स्टेप शो करेंगे, बट अब ये 61.22 इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब दोनों साइडों से ये स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट 61.22 विच इज 7.824। तो 7.824 हाइपोटेन्यूस आ रहा है आपके पास 7.824 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर ये 7.824 आ रहा है इतने सेंटीमीटर्स, तो ये तो आ गई इसकी 7.824 cm इसकी हाइट। अब हम निकालने वाले हैं स्टेप 3 में वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए 5 मार्क्स का कोई वजह है ना, तो ये कट कॉपी, हालांकि देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मैथ्स में आप इस तरह इतनी क्लोज वर्किंग नोट्स में भी कराते रहें, बट चूंकि वो सारा पास पेपर मटेरियल से ही आपके नोट्स भी क्रिएट हुए, उसी तरह उसमें और चीज़ें थ्रू एक्सपीरियंस ऐड ऑन होती गई। तो अब वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो अल्टीमेट टास्क तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालना था। तो कहता है द कोन इज फिल्ड टू द टॉप विद वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वही होगा ना जो इसमें कोन का वॉल्यूम है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 1/3। अच्छा चूंकि देखिए उसने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ पाई रखने को नहीं कहा, तो मैं अब इधर पाई की वैल्यू को प्लेस कर रहा हूं। ये बात समझ आई। तो इधर तो नहीं उसने कहा था ना कि आप जवाब वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ पाई दें। तो जब ऐसी पाबंदी ना हो, कंपल्शन ना हो, तो फिर पाई की वैल्यू को प्लेस इन करो। अब देखिए इसका रेडियस कितना था, 1.666 का स्क्वायर इनटू, एंड हाइट कितनी है 7.824। तो ये आप प्रॉपर लाइन में ऐसे लिख लोगे। अब इस पूरी फॉर्मेशन को देखो, कैलकुलेटर पे इस पूरी फॉर्मेशन को फीड इन करो। तो बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला बटन दबा के 1/3 आ गया, रिप्ले का बटन आगे ले जाओ, इनटू पाई 3.142 इनटू ब्रैकेट ओपन 1.666 का ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर इनटू 7.824। अच्छा हर बटन प्रेस करके, चूंकि देखो अब P2 में जा रहे हो तो आपने अभी आदत बनानी है, याद है। देखो इससे भी बहुत केयरलेसनेस होती है कि बंदा अक्सर एग्जाम हॉल में सही अप्रोच लगा के वैल्यूज भी ठीक पुट करता है, एंड पे कैलकुलेटर आंसर आप पाते हो, बाहर दोस्त से डिस्कस करते हो, पता लगता है जी कि वो डिफरेंट आंसर है दोनों के। तो उसमें हालांकि फॉर्मूला वैल्यूज ठीक होती है, तो इसमें वही चक्कर है कि आपने बटन जो है शायद कोई और प्रेस कर दिया है, या आपने कैलकुलेटर पे बटन प्रेस किया बट इट डिडंट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो ये देखना चाहिए। तो खैर ये पूरा करके तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 22.74। देखिए दिस इज 22.74 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट वाला। अब आप इस 7 को राउंड करके 4 को देखोगे तो ये 22.7, तो ये 22.7 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर। ठीक है। तो लेट्स चेक कि हमारा ये 5 मार्क की अर्निंग सही है कि नहीं। अब देखो इसने, अब हमने रूल्स फॉलो किया ना, तो हमारा जवाब एग्जैक्ट 22.7 आ रहा है, बट वो कह रहा है कि 22.7 से
22.9 तक। अच्छा, जब वो कहता है ना 22.7 टू 22.9, इसका मतलब है ये भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। बी पार्ट में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास वो आ रहा है। अच्छा, वैसे मैं इस पेपर की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मजीद प्रैक्टिस कर लो खुद और बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख लो तो वो भी ठीक है। अगर किसी की सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स है तो मैं वैसे जरा सारे क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो इफ यू वांट टू सिट तो अच्छा है, मर्जी है जैसा भी आप करना चाहें। अच्छा जी, इसके बी पार्ट पे आप जरा देखिए बच्चों। बी पार्ट में देखिए वो क्या कहते हैं। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर 4/3 पाई आर क्यूब है। अच्छा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले आपको हर दफा दिए हैं, you've seen के कई दफा नहीं भी देगा, तो आपको ये खुद करने आने चाहिए। अब कहता है अ सफेयर हैज अ वॉल्यूम। ये क्लियर करिए कि उसने बात की है सफेयर की। अ सफेयर कोई हेमी सफेयर या उस तरह नहीं उसने कहा। वो कहता है कि एक सफेयर है, उसका वॉल्यूम 2572 है, तो आपने रेडियस ऑफ दिस सफेयर ढूंढना है। तो आपको फॉर्मूला का पता है, वॉल्यूम ऑफ सफेयर का फॉर्मूला होगा, वो गिवन है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, याद है। अब वॉल्यूम ऑफ सफेयर की जगह तो हम लिख देंगे इधर 2572। तो ये जरा आपका 2572 4/3 इंटू पाए बताया था ना, जब ना बोले कितना है तो फिर आप इसको रखें। तो उसने रेडियस मांगा है, तो आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब सबसे पहले तो आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाना। याद है इसका टेक्निक ये था कि इस पूरे पोर्शन का मुझे कंबाइंड जवाब आप इधर लिखकर यहाँ पे ले आइए। तो ये पूरा फॉर्मेशन पुट करो ऐसे बॉक्स ओवर बॉक्स करके। तो 4/3 इंटू 3.142, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.189। हर चीज याद है ना बताई हो तो फिर 4 सिग्निफिकेंट तक आपने उठानी। 4.189 इंटू आर क्यूब, तो 2572 अपॉन 4.189 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर क्यूब विल बी इक्वल टू, अब जरा आप इस पूरी चीज का कैलकुलेटर पे जवाब निकाल लीजिए। तो 2572 डिवाइडेड बाय 4.189, 2572 डिवाइडेड बाय 4.189, तो ये इक्वल टू आता है 613.9। तो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 613.9। अब दोनों साइडों पे आप इसका क्यूब रूट लेंगे, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू, अब देखिए शिफ्ट दबा के जब आप क्यूब का बटन दबाएंगे तो ये क्यूब रूट आएगा 613.9। तो क्यूब रूट 613.9 इज 8.498। तो 8.498 ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर्स, जो कि राउंड ऑफ होकर 8.50। देखिए 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड करना है तो इसका हेल्प लेंगे, इसमें 1 ऐड होगा, तो ये 0 1 कैरी, तो 8.50। यहाँ ये 0 पुट करना याद है, यस ये बहुत जरूरी है। तो 8.50 सेंटीमीटर्स, 3 मार्क्स की इसने। तो इस टाइप की सब्जेक्ट मेकिंग्स आपको मेंसुरेशन में याद है, हमने काफी की हुई थी। अब देखो इसने इधर जवाब दिया, थोड़ा अगेन लीनियंसी दिखाई है कि 8.49 टू 8.50, वरना रूल्स के मुताबिक चलें तो इसका जवाब 8.50 एग्जैक्ट ये आना चाहिए। ठीक, बहरहाल ये विद इन द मार्क स्कीम्स आपके सारे जवाब आएंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स। तो ये इस तरह से होगा। देखिए सी पार्ट में कहता है कि क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस 2 cm बाय 6 cm बाय 22.5। तो देखिए इस क्यूबॉइड की लंबाई 22.5 है, चौड़ाई 6 है और हाइट उसकी 2 है। ठीक है जी, तो हमें पता है कि दिस इज कंसिडर्ड लेंथ, दिस इज कंसिडर्ड ब्रेड्थ एंड दिस इज कंसिडर्ड हाइट। वो कहता है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपने बच्चों, इधर एक एक बात याद रखनी है एज ए नोट, कि देखिए वैसे वो बताता है कि ये एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है या जो है वो
ओपन क्यूबॉइड है। अच्छा, आज से ना एक छोटा सा नोट याद रख लीजिए कि जब कभी वो ना बोले कुछ, जैसे इधर उसने सिर्फ कहा है ना अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस 2 by 6 by 22.5, अगर वो खाली कहे अ क्यूबॉइड, जब तक ओपन ओपन क्यूबॉइड का लफ्ज यूज ना करे, आप ओपन अज्यूम ना करें। खाली अ क्यूबॉइड का मतलब भी यही होगा कि ये एक सॉलिड क्यूबॉइड है, यानी इसका ढकना ऊपर लगा हुआ है। तो खाली क्यूबॉइड के लफ्ज का मतलब भी वही है। बात समझ में आई सबको? तो आज से एक अपडेट कर लीजिए कि खाली कहे अगर अ क्यूबॉइड तो मतलब सॉलिड क्यूबॉइड ही। तो ओपन के केस में ना वो ओपन क्यूबॉइड का लफ्ज बाकायदा यूज करेगा, ओपन क्यूबॉइड का वर्ड बाकायदा यूज करेगा। तो वो कहता है कि कैलकुलेट करो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब मुझे ये बताइए कि आपको सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लेंथ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2। ये फॉर्मूला तो याद है ना सबको, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये जो इसके फ्लोर का एरिया है ये निकलेगा कैसे? फ्लोर का एरिया निकलना था लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, और जितना ये एरिया है उतना ही इसका भी आएगा, छत भी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर चेक कीजिए कि ये आपके पास ब्रेड्थ इनटू हाइट आ रही है, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ गया। और फिर देखिए कि इसके सामने वाली, ये जो सामने वाली शीट है, ये लेंथ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास ऐसे आ गया। तो इस तरह से आपने इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये था कि 2 इंटू लेंथ है 22.5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 22.5 इंटू 2। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इसको बेशक इकट्ठा ही एक दफा कर लें। 2 इंटू 22.5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 22.5 इंटू 2। तो ये लॉजिक तो याद है ना सबको कि 384, इसका आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एग्जैक्ट ही आ रहा है, तो इसको एग्जैक्ट ही 384 यूं हम छापते हैं। तो ये बेसिकली वो एफर्ट है कि फॉर्मूला आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का, बस ये अपडेट याद रखना कि अगर वो कहे ना अ क्यूबॉइड तो मतलब वो सॉलिड क्यूबॉइड ही। जब तक वो ओपन का लफ्ज ना कहे आपने ओपन अज्यूम नहीं करना है इसको। तो देखिए ये मार्क स्कीम से भी वेरीफाई हो गया कि हम सही अपडेट ले रहे थे कि क्यूबॉइड ओनली मींस सॉलिड क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपके पास इस पार्ट का वर्किंग ही हो जाएगी। अच्छा, अब वो आगे कहता है अ क्यूब ऑफ एज एक्स क्यूब। तो इसका मतलब है कि उसने एक क्यूब की बात की है। कहता है कि एक क्यूब है, उस क्यूब का, ये मेक श्योर करो, देखो लफ्ज क्या है क्यूब। क्यूब है इसका मतलब है उसकी तमाम साइडें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। कहता है क्यूब है ऑफ एज एक्स सेंटीमीटर्स, एज उसका एक्स सीएम है। कहता है इट हैज द सेम सरफेस एरिया एज द क्यूबॉइड, सेम सरफेस एरिया एज द क्यूबॉइड। जरा मुझे बताओ ऊपर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या था? 384। तो वो कहता है कि इस क्यूब का जिसकी एज x सेंटीमीटर्स है, अच्छा अगर इस क्यूब का ये वाला एज x है तो फिर ये चौड़ाई भी x होगी और ऊंचाई भी x सेंटीमीटर्स होगी। याद रखिए क्यूब की लेंथ भी x होगी, ब्रेड्थ भी x होगी और ऊंचाई भी x होगी। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड से जरा देखिएगा इसको, ये x है ये x है तो ये भी
x हो सकता है, क्योंकि क्यूब में तमाम साइडें बराबर होती हैं और वो कहता है कि अ क्यूब ऑफ एज x सेंटीमीटर्स हैज द सेम सरफेस एरिया एज दैट क्यूबॉइड। तो पीछे देखो, पिछले पार्ट में क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 384 है, वो कहता है इस क्यूब का भी उतना ही है। तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 384 है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 384 है, तो वो कहता है फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, शो योर वर्किंग। 3 मार्क्स का काम है ये। तो अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हमें बेसिकली दिया हुआ है। आपको पता है, अगेन मैंने क्या कहा था कि जब वो खाली क्यूब कहे तो इसका मतलब है कि इट इज अ सॉलिड क्यूब। आज से खाली क्यूब या क्यूबॉइड बोले तो सॉलिड मानना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब क्या होता है? देखिए, इसमें एल स्क्वायर जैसी 6 सरफेसेस होती हैं। देखो ना, ये जो क्यूबॉइड है, इसकी अगर मैं नीचे पूरा फ्लोर बनाता है ऐसे करके, तो गौर से देखो ना, इसका ये x इंटू एक्स से ये एरिया निकलता है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर जैसी कितनी सरफेसेस होती हैं? एल स्क्वायर जैसी 6 सरफेसेस होती हैं। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की जगह तो मैं पहले इधर ये वैल्यू लिख लूंगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया उसने कहा था कि इस क्यूब का उतना ही है जितना पिछले पार्ट में क्यूबॉइड का था। ये सेंटेंस क्लियर हुआ था ना कि अ क्यूब ऑफ साइड एज हैज द सेम सरफेस एरिया एज द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का 384 है, तो इसका भी हमने 384 मान लेना। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की जगह 384 लगा दिया, इधर आ जाएगा 6 टाइम्स एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 384 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर कितना बनता है फिर? ये 384 डिवाइड बाय 6, ये 64 आ जाएगा। और अब इधर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, वैसे इस एल की जगह मुझे इधर नेक्स्ट पार्ट में फिर एक्स पुट कर लेना चाहिए था कि लंबाई उसकी एक्स थी। फर्क तो चले कोई नहीं पड़ रहा था, लेकिन चलो। तो ये 6x स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया इधर से, और फिर दोनों साइडों से हमने इधर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। चले मैं इधर कर देता हूँ, और ये कट होके x इक्वल टू 8 cm आ गया, ठीक है। तो एक ही बात है, इस तरह कर लो या इस तरह कर लो। तो इसका मतलब है कि इसका 8 सेंटीमीटर्स ये यूं करके आ जाए। तो इस तरह बस आपने वर्ड्स को फॉलो अप में देखना है और काम हो जाता है। तो देखिए, इसमें फुल वर्किंग उसने बताई हुई है और 8 का करेक्ट आंसर माना। तो ये उसने खैर सारी उसकी वर्किंग शो करके दिखाई हुई है। तो आप बहरहाल जो वर्किंग कर रहे थे वही चीज उसने उधर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन ये है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये है। कहता है बच्चों, कोन हैज अ रेडियस 6 एंड स्लांट हाइट l। अब ये 6 cm इसका रेडियस है और ये l जो है इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है जी। तो ये स्लांट हाइट है, वर्टिकल हाइट नहीं है। अब वो कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 84 पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है 84 पाई है। कहता है शो दैट l इज इक्वल टू 8। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि इस कोन का ना हमें उसने टोटल सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में आपको मालूम है हम क्या क्या चीज शामिल करते हैं? देखिए, अब ये लफ्ज पे गौर करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इस कोन का टोटल सरफेस एरिया में आप जानते हो क्या क्या शामिल होता है? एक उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया शामिल होता है कोन का, और प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस। ये दो चीजें, इनका एरिया हम शामिल करते हैं। देखिए, टोटल सरफेस एरिया तो आ गया आपके पास 84 टाइम्स पाई। कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आ गया पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक।
अब इसमें हमने क्या करना है कि देखिए 84 पाए ही रहने दिया है, तो अच्छा अब आपने देखा कि इसका टोटल सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ पाए है। आप भी इधर पाए में पुट करो और इस पाए की वैल्यू को आगे इनमें भी पाए ही रहने दो, ताकि पाए से पाए एंड पे कैंसिल हो जाए। तो ये आपके पास देखिए पाए इंटू रेडियस उसका 6 है, इंटू एल हमने फाइंड करना था, और प्लस पाए इंटू रेडियस उसका 6 इंटू 6 आएगा। तो अब ये आएगा देखिए 84 पाए इज इक्वल टू ये 6 पाए एल प्लस 36 पाए, ये आ जाएगा इसे। अब इस 36 पाए को इसमें से माइनस कर दें, 84 पाए माइनस 36 पाए इज इक्वल टू 6 पाए एल। हमने एल को शो करना है, तो अब 84 माइनस 36 कितना आता है, ये लाइक टर्म्स है, तो ये आएगा 48 पाए इज इक्वल टू 6 पाए टाइम्स एल। अब एल को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि उसको फाइंड करना है, तो 48 पाए अपॉन 6 पाए, तो एल वुड बी पाए से पाए गया 6 वन टाइम 6 8 जार, तो ये 8 सेंटीमीटर्स ऐसे करके ये पाए का जवाब, सॉरी एल का जवाब शो हो जाए। तो ये हेंस शो है, ठीक। फिर देखिए अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको पता है कि इट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू द हाइट। देखिए अब हमें ये देखना है कि स्लांट लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर्स निकल आई, तो फिर तो इसका सबसे पहले ये वाला आपने वर्टिकल हाइट तलाश करना है। देखिए इसकी ये जो वर्टिकल हाइट है, अब आपने ये ढूंढनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये वर्टिकल हाइट तलाश करनी है, तो हमें जाके इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोन की वॉल्यूम में ये वर्टिकल हाइट यूज होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इधर जाकर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह करके सपोज ये एक छोटा सा ट्रायंगल हमने बनाया, तो ये 8 सेंटीमीटर्स था, ये 6 सेंटीमीटर्स था, ये फासला हम ढूंढ लेते हैं। तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने हाइपोटेन्यूस है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, प्लस बी का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 36। अब ये उधर जाके होगा 64 माइनस 36, और ये होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36 क्या होगा, ये आएगा 28। अब दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो ये से कट हो जाएगा, तो p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28, तो ये आएगा आपके पास 5.291। तो 5.291 सेंटीमीटर्स ये आ गए। तो परपेंडिकुलर आपके पास 5.291 ये फासला है, तो ये वो हाइट है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए 1/3 इंटू पाई इज 3.142 इंटू रेडियस आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू हाइट 5.291। ये पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 1 इंटू 3.142 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5.291 is equal to this divided by 3, ये आएगा 199.8। तो वॉल्यूम 199.8 cm क्यूब, जो कि राउंड ऑफ हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 200.0 है, 200.0 नहीं बनेगा सॉरी, इसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे कि दिस इज 200 cm क्यूब। इफ यू लुक बैक तो ये देखिए कि इसका जवाब आ रहा है 199 और 200 और इतना, तो खैर हमारा 200 एग्जैक्ट उसमें आ रहा है। देखिए बच्चों 8th में कहता है कि a birthday cake is in the shape of a cylinder. There are 2 layers of cake and 1 layer of icing. ठीक है जी। अब हमें ये समझना है इसमें
अच्छा बच्चों, अब वो कहता है कि ईच लेयर ऑफ केक हैज रेडियस 10 cm एंड हाइट 3 cm। देखो ये केक और आइसिंग में फर्क समझो। वो कहता है कि बर्थडे केक इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये पूरा केक कहता है एक सिलेंडर की शेप में। देयर आर 2 layers ऑफ केक एंड 1 layer ऑफ आइसिंग। अब देखिए ये जो उसने 2 layers ऑफ केक बताए में, एक लेयर आई गेस ये वाली बनती है और एक लेयर ये वाली बनती है, और दरमियान में ये वाली जो एक चीज है ये आइसिंग है। जरा देख लेते हैं। कहता है ईच लेयर ऑफ केक हैज अ रेडियस 10, तो वो तो सबका ही रेडियस 10 होगा, एंड अ हाइट 3 cm। यूनिट्स में फर्क देखना, तो ये हाइट 3 सेंटीमीटर है और रेडियस 10 cm है, तो इसका मतलब है कि केक वो इस पोर्शन को कह रहा है। एक ये वाला पोर्शन केक है और एक यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो केक आ रहा है यूं करके। और कहता है कि द आइसिंग बिटवीन द 2 layers ऑफ द केक हैज रेडियस 10 cm एंड हाइट 12 मिलीमीटर्स। तो देखिए इसका रेडियस 10 cm है और हाइट इसकी 12 मिलीमीटर्स। अच्छा फर्क समझिए कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर्स और ये मिलीमीटर्स है, तो फिर इसको भी तो सेंटीमीटर्स में चेंज करना चाहिए। तो ये 1.2 सेंटीमीटर्स नहीं होगा। आपको स्टैंडर्ड याद है ना कि 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आपको यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी जरूर लानी चाहिए थी कि ये मिलीमीटर्स को आपने सेंटीमीटर्स में इन सब बाकियों की तरह इसको भी चेंज करें। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान किया करो कि यूनिट्स जो हैं वो सब सिंक्रोनाइज्ड हैं कि नहीं, एक जैसे हैं कि नहीं, तो ना हो तो उनको करें। अब वो कहता है कि देखिए द आइसिंग बिटवीन द 2 layers ऑफ केक हैज अ रेडियस 10 एंड हाइट 12। तो ये बेसिकली ना 3 सिलेंडर्स एक दूसरे के ऊपर लगे हुए। तो ये वाला, ये पहला जो पोर्शन है, दिस इज द केक वाला पोर्शन। ठीक है, ये नीचे भी इसने केक वाला पोर्शन रखा हुआ है और दरमियान में ये वाला जो सिलेंडर बनेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही एक सिलेंडर बनेगा, ये आइसिंग। ठीक है, उसकी उसने बताई हुई है कि हाइट 12 मिलीमीटर्स है। तो ये मिलीमीटर्स को पहला काम चेंज करना है सेंटीमीटर्स में इन बाकियों की तरह, क्योंकि सारी रीडिंग्स फिर एक यूनिट में होनी चाहिए। तो वो कहता है कैलकुलेट द, अब सबसे पहला सवाल उसका ये था कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसिंग। आइसिंग बच्चों वो कह रहा है सिर्फ इस पोर्शन को, देखिए दिस पोर्शन इज द आइसिंग। इसका वॉल्यूम अब आप सोचिए कि हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा, कि आपको जरा अलग सा इसका एक स्प्लिट स्केच बना लेते हैं कि वो इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप होगी आइसिंग की। ठीक है, ऐसे करके यूं जाएगा वो। ठीक है, और इधर से इस तरह की एक शक्ल यूं बनेगी। तो अब देखिए उस आइसिंग का जो रेडियस था, वो रेडियस तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, बट जो इसकी थिकनेस थी यानी जो हाइट है वो 1.2 सेंटीमीटर्स है। अब वो यही चेक कर रहा है, देखो वॉल्यूम किस में चाहिए था उसे, सीएम क्यूब में। तो फिर आपको ये मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना मस्ट है। देखो ना, स्मॉल टू बिग जा रहे हो तो डिवाइड बाय 10 करो। 12 डिवाइड बाय 10 इज 1.2 cm। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग, गिव योर आंसर इन सीएम क्यूब। तो मुझे ये बताइए कि देखो वॉल्यूम ऑफ आइसिंग से मुराद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही नहीं है इस शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, अब देखिए मैंने इसलिए आपको कहा था फॉर्मूला जरूरी नहीं है हर जगह ही वो दे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। अब पाई इज 3.142 व्हेन नॉट स्टेटेड, रेडियस उसका 10 इंटू 10 इंटू हाइट 1.2 है। ये गलती देखो आपने शायद की हो अपने मॉक में जब ये आप टेस्ट कर रहे थे। तो ये 3.142 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1.2, ये चेंज करना मत भूलिएगा। तो ये 377.04 सिग्निफिकेंट तक छाप के अब इसे 377 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा जवाब ये आ जाए। तो जस्ट चेक बैक कि आपका ये आंसर दुरुस्त था कि नहीं। तो सी उसने 376.99 टू 377.04। देखो इधर एक रेंज दी हुई है, तो हम 377.04 से पहले आ गए, तो ये वेल विद इन द रेंज है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप जरा चेक कीजिए कि वो कहता है बच्चों द टॉप, ये देखें अब ये सवाल में उसने कहा है कि द टॉप एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द बर्थडे केक आर नाउ कवर्ड विद चॉकलेट। तो द टॉप एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द केक आर नाउ कवर्ड विद चॉकलेट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। देखो ये समझने की जरूरत है
कि टॉप को और कर्व्ड सरफेस ऑफ द बर्थडे केक को चॉकलेट से कवर किया गया, नीचे बेस को नहीं किया गया। देखो गौर करो, इसमें बेस को ना डाल देना, वो सिर्फ कह रहा है कि जो टॉप है चॉकलेट, जो टॉप है केक का और कर्व्ड सरफेस है बर्थडे केक, उसको चॉकलेट से कवर किया। यानी देखिए चॉकलेट से ये वाला पोर्शन कवर हुआ होगा, ठीक है, इस पोर्शन को, और ये जो पूरा साइडवेज पोर्शन है, क्योंकि देखें जो केक का निचला हिस्सा है वो तो उस गत्ते के साथ जिसपे वो केक आप प्लेस करते हो उसके साथ चिपका होता है, उस पर तो चॉकलेट नहीं लगी होती। तो वो कह रहे हैं सिर्फ हमने इस टॉप को, इसको चॉकलेट से कवर किया है, और ये जो पूरी साइड पे कर्व्ड सरफेस है इसको चॉकलेट से कवर किया है। तो आपने सरफेस एरिया ढूंढना था, एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। तो इसका मतलब है कि आपको टोटल सरफेस एरिया इसका ये निकालना है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप एक उसका जो है वो चॉकलेट से कवर्ड होगा, और प्लस उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों चीजें जो है वो चॉकलेट से कवर्ड होंगी। तो मुझे ये बताइए बच्चों, एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप तो हो गया पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच होता है, याद है ये। तो अब पाई इज 3.142 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10, ये आ गया ऐसे, प्लस फिर 2 इंटू पाई इज 3.142 इंटू रेडियस 10 है, इंटू हाइट उसकी कितनी है। अच्छा, अब ये केक की सिलेंडर, पूरे केक की जो है ना हमने उसकी बात करनी है, तो ये जरा गौर से देखो, देखो ये 3 cm, ये 3 cm 6 cm हो गया, और 1.2 cm बीच में। तो जरा गौर करो ना, देखो ये 3 सेंटीमीटर्स ये वाला साइड था, 3 सेंटीमीटर्स ये वाली साइड थी, और 1.2 cm ये वाली, तो तीनों का टोटल जो है वो कितना होगा, ये इस पूरे केक की हाइट बनती। तो ये गलती मत करना, यहां से आपने 3 प्लस 1.2 cm, तो ये टोटल बनती है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर्स। ये एहतियात करो जो यहाँ पे गलती शायद आपने की हो। तो समझिए इन बातों को जो हमें वो कह रहा है। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट, अब जरा मैं इसको निकाल लेता हूँ, 3.142 इंटू 10 इंटू 10, ये आ रहा है आपके पास 314.2, और प्लस ये आ रहा है 2 इंटू 3.142 इंटू 10 इंटू 7.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 452.44। तो 452.4 ये आ जाएगा ऐसे करके। तो आप जरा देखिए 314.2 प्लस 452.4, तो ये आएगा 766.6, तो ये बनता है 766.6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सॉरी स्क्वायर, नॉट क्यूब, बिकॉज ये अब एरिया है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट, इसको हम करेंगे तो ये 767 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 767 cm स्क्वायर आपके पास ये जवाब आ। अब जरा गौर करो कि इधर तक जब हमने इसको आंसर निकाला तो सी इट इज 767 एग्जैक्ट आंसर आ रहा। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह से इसमें चॉकलेट वाला पोर्शन हमने करना था। अब देखिए सी पार्ट में कहता है कि एनालाइज अ स्लाइस ऑफ दिस चॉकलेट कवर्ड बर्थडे केक। कहता है his slice is a prism of height 7.5, ये height 7.5 है, the top of the cake is a sector of radius 10.3, ये रेडियस है इसका, देखिए ये उस सेक्टर का रेडियस है और ये उस प्रिज्म की हाइट है। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस इज 200 cm क्यूब, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमने ये एंगल ढूंढना। अच्छा मुझे ये बताओ कि यार आपको वॉल्यूम गिवन है, तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइस जो है ये क्या फॉर्मूला होगा। देखिए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सॉलिड होगा। ये जनरल फॉर्मूला है ना इस प्रिज्म शेप का, कि देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय द हाइट करना, लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस आप यहां पे लिख दोगे 200 cm क्यूब, जैसा ये इसने दिया हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये एक सेक्टर है, तो मुझे बताइए कि सेक्टर का x/360
इनटू पाई आर स्क्वायर होगा, तो x अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड क्या होगा, वो आ रहा है आपके पास 7.5। तो गौर कीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस 200 आ रहा है और ये आ रहा है आपके पास x बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 7.5। अब हम एक काम करते हैं कि देखिए ये 200 इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना है ओवर 360 इंटू 3.142 इंटू ये आर स्क्वायर, रेडियस कितना है उसका 10.3 है, तो 10.3 इंटू 10.3 ये आ जाएगा ऐसे करके, इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड जो है वो 7.5। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट लाइन में ये 200 इज इक्वल टू, मैं अब इस तरह से करता हूं जी, इस पूरे ब्रैकेट को जरा सिंप्लीफाई करता है। देखिए वैसे ये 3.142 इंटू 10.3 इंटू 10.3 इंटू 7.5, क्योंकि बाहर भी तो यही चीज हो रही है, तो ये आएगा आपके पास 3.142 इंटू 10.3 इंटू 10.3 इंटू 7.5 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय ये जो 360 है, ये 6.944 आ रहा है। पूरे का जवाब 6.944, 4 सिग्निफिकेंट करके इनटू एक्स। देखिए ना ये 3.142 इंटू 10.3 इंटू 10.3 इंटू 7.5, इसका जो जवाब आए उसको डिवाइड बाय 360 करो, तो ये आपके पास इतना टाइम्स एक्स आ रहा है। ये एक्स हमने ढूंढना था, तो फिर ये 200 अपॉन 6.944 हो जाएगा। तो एक्स देखिए आपके पास निकल आया, तो 200 डिवाइडेड बाय 6.944, तो ये आ रहा है 28.80। तो एक्स का जवाब आ रहा है 28.80 डिग्रीज, 2 डेसिमल छाप के, तो 28.8 डिग्रीज ये इस तरह से आ जाएगा। तो 28.8 डिग्रीज ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए उसने कहा हुआ है 28.79 से 28.8, तो हमारा जवाब उसी रेंज के अंदर। क्लियर? दिस इज हाउ यू हैड टू डू इट। द लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज PCM। अब देखो इस प्रिज्म की जो ये लंबाई थी, लंबाई से मुराद ये वाली, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रिज्म की ये जो ये लेंथ है ये P सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर गौर करो ये P सेंटीमीटर्स है, तो फिर ये भी P सेंटीमीटर्स होगी, ये भी P सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, फिर अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 6.839 है तो ये भी 6.839 होगी। ये बातें तो पता है ना आपको। अच्छा अब जरा देखिएगा, इसमें कहता है कि उस प्रिज्म की जो लेंथ है बच्चों वो P है और उसका वॉल्यूम जो है वो 1000 cm3 है, तो आपने P तलाश करना। अच्छा मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म 1000 cm3 है, मैं डाटा लिख लेता हूँ, और उसकी जो लेंथ ऑफ द सॉलिड है वो P के बराबर है। अच्छा मुझे ये बताएं बच्चों कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे मिलेगा। याद है आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि इस प्रिज्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ट्राइंगल है। याद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस इलाके को कहते हैं कि जो रिपीट होते होते वो पूरी शेप क्रिएट कर दे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि और ये रिपीट हो रहा है अलोंग दिस लेंथ, तो ये उस लेंथ ऑफ द सॉलिड होगा। तो आपके पास इस पूरे का फिर अंदर कितना वॉल्यूम फिट हुआ है ये निकल आएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वक्त आपने देखिए, अब इधर फॉर्मूला आपने लगाना था वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का, जो कि हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सॉलिड होता है। ये फॉर्मूला याद है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड। अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म तो मेरे पास इधर 1000 cm3 लिखा आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें एक ट्राइंगल है ना, तो उस ट्राइंगल का एरिया बच्चों आपको याद है कैसे निकलता है। देखिए जब दो साइडें गिवन हो तो वो दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल याद है, हाफ इंटू 14 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 27 डिग्री करेंगे तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो हाफ इंटू 14
इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 27 डिग्रीज, ये आ जाएगा इंटू लेंथ ऑफ द सॉलिड। तो लेंथ ऑफ द सॉलिड क्या होगा, जरा ये देखिएगा, लेंथ ऑफ द सॉलिड आ जाएगा आपके पास इधर से P के बराबर। तो अब ये कितना आता है हमारे पास, 1000 इज इक्वल टू, तो ये आता है हाफ इज 0.5 इंटू 14 इंटू 15 इंटू साइन 27। अब देखो इसका मैं यूं करता हूं कि पहले इसका एरिया निकालो, तो 47.66, तो ये आ रहा है 47.66 इंटू P। देखिए असल में किया मैंने ये कि इस पूरे का पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, तो ये आएगा हाफ इंटू 14 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 27, तो ये आ जाएगा 47.66। अब ये आएगा आपके पास 1000 अपॉन 47.66 इज इक्वल टू P। तो P का जवाब फिर ये कितना आना चाहिए, तो देखिएगा 1000 डिवाइडेड बाय 47.66, तो ये आएगा 20.98। तो 20.98 जो कि राउंड ऑफ होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, इसका क्या जवाब लिखेंगे हम, तो देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इसको हेल्प लेंगे, तो ये आएगा 21.0, अब इधर लिखना जरूरी है, ठीक है जी, तो ये आएगा 21.0 सेंटीमीटर। ये आपके पास जवाब आ गया इस तरह से करके, सी 21.0, ये इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है ये आपको इस तरह से क्लैरिटी हो रही है कि कैसे हमने ये किया। अच्छा, जैसे ही जवाब निकल आए तो आपने इस जगह पे याद है 20 पॉइंट, जो अनराउंडेड जवाब है 20.98, डायग्राम्स पे बच्चों अनराउंडेड वैल्यू प्लॉट करते हैं और आगे यूज करनी हो तो अनराउंडेड ही यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब वो कहता है कि देखिए द प्रिज्म इज टू बी पैक्ड इन अ कार्टन, कहता है ये प्रिज्म को कार्टन में पैक किया हुआ है। द कार्टन इज अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 15 बाय P बाय H। कहता है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ H। देखो बात बड़ी सिंपल सी वो कह रहा है वो जो कार्टन है ना, उसको हमने एक साइज है 15 cm बाय P cm बाय H। अच्छा, मैं आपको जरा इसको वैसे ड्राइंग पे बना के दिखाता हूँ कि ये कार्टन किस चीज को कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि हमने ना इसको एक कार्टन में बंद करना है, तो वो कार्टन कुछ ऐसे ही होगा ना बच्चों, कि वो कार्टन बेसिकली एक क्यूबॉइड शेप का डिजाइन होगा। एक मिनट में जरा इसको आपको फिर से बना के दिखाता हूँ, एंड चलिए लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। तो देखिए कार्टन उसने किसको कहा है, कार्टन वो इस चीज को कह रहे हैं, जरा गौर से देखना। तो ये इस किस्म का एक कार्टन है, ये करें, आर यू ऑल वाचिंग बच्चों के, ये किस किस्म का एक कार्टन में ये प्रिज्म को बंद करने की बात कर रहा है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, बेसिकली ये हो रहा है कि देखिए ये जो पूरा, मैं आपको इसमें ये फिल इन करके दिखाता हूँ, ये जो पूरा आपका प्रिज्म था, देखिए ये पूरा प्रिज्म है, और ये पूरा प्रिज्म उसने कहता है कि एक कार्टन में हम बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है। जाहिर है इस ये प्रिज्म जो है कार्टन क्यूबॉइड शक्ल, अब उसने ये जो कहा हुआ है ना 15 cm, तो वो कार्टन जो है कहता है 15 cm इसलिए है कि उसकी हमने ये लेंथ उस प्रिज्म की भी 15 है और उसकी भी 15 है, तो ये जो कार्टन की लंबाई है वो 15 cm आ रही है। बाय P cm का मतलब था कि वो जो P का जवाब है 20.98, ये उस प्रिज्म की, जाहिर है उसको खुद सोचो ना, एक प्रिज्म इस तरह के बॉक्स में डालना है आप, तो उस प्रिज्म का जो ये साइड है ये भी 15 cm होनी चाहिए, वो भी P cm होनी चाहिए। और अब आपको वो कहता है कि उसकी हाइट जो है, प्रिज्म की जो हाइट है वो H सेंटीमीटर। हमने इस H की मिनिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट कितनी एक हो सकती है। बच्चों गौर से देखो कि इस प्रिज्म की जो हाइट है, ये प्रिज्म की हाइट उतनी ही नहीं होनी चाहिए जितनी यहां से इस परपेंडिकुलर की लंबाई होगी। देखो ये जो प्रिज्म है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है,
ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगी ये उतनी ही होगी ना जितनी इस प्रिज्म की हाइट बनती। तो आपने ये परपेंडिकुलर हाइट जो है बेसिकली यहां से इधर फाइंड करनी है। देखिए ये कैसे निकलेगी कि मैं इसमें अब इधर आपके पास ये एक, जरा गौर से देखिएगा कि इसको मैं कैसे इन्वॉल्व कर रहा हूं। देखिए तो हम इधर से ये वाली परपेंडिकुलर हाइट जो है, दिस परपेंडिकुलर हाइट, सॉरी, हम ये वाली परपेंडिकुलर हाइट जो है ना इसको फाइंड करके यहां से बता दे, इस लेंथ को हमने फाइंड कर। ये समझिए बच्चों कि ये जो हाइट बनती है ना ये वाली, यही इस डब्बे की या बॉक्स की भी तो ऊंचाई होनी चाहिए ना कम से कम, ताकि वो पूरा ढक जाए, अंदर छुप जाए। ठीक है, बाकी इससे बिगर तो जितना मर्जी ऊंचा बॉक्स खड़ा कर दो। बट उसने क्या सवाल बोला था, उसने बोला था कि वो जो कार्टन है वो क्यूबॉइड है ऑफ साइड 15 बाय पी बाय एच का, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच निकालनी है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच जो है, अब आपने थोड़ा दिमाग लगाना था कि यार वो ये वाली हाइट बनती है, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो स्मॉलेस्ट हाइट होती है, याद है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली हाइट चाहिए। तो इस हाइट को निकालने के लिए क्या मैं इस साइड वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम ना कर लूं, जिसमें देखो ये 90 है, ये थीटा 27 है, और ये साइड हाइपोटेन्यूस 90 के सामने देखो हाइपोटेन्यूस 14 दी हुई है। तो क्या मैं ये परपेंडिकुलर तलाश कर सकता हूँ? तो यूजिंग दिस ट्रायंगल, अब देखिए मैं इसको यहां से ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे कि ये इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, जिसमें ये साइड हमने तलाश करनी थी, ये साइड 14 cm थी, और ये थीटा आपको 27 डिग्रीज दिया हुआ था। तो अब गौर करो कि आपके पास थीटा 27 डिग्रीज है, ये थीटा आ गया आपके पास। अब जरा चेक करो कि थीटा और 90 को जो जोड़े वो कौन होती है। सॉरी, हमने बेस तो फाइंड ही नहीं करनी ना, तो लेट्स नॉट इन्वॉल्व दिस। तो थीटा आपके पास 27 डिग्री आ रहा है। अब थीटा के सामने ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस जो है वो 14 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ रहा है आपके पास, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज साइन 27 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस 14 है। तो इधर से परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा साइन 27 इंटू 14। तो परपेंडिकुलर विल बी साइन 27 इंटू, अच्छा यार, ये जब आप साइन 27 लिखेंगे ना तो कैलकुलेटर पे आपके एक ब्रैकेट खुल जाता है, तो उस ब्रैकेट को बंद करना मत भूला कर, फिर उससे अलग इंटू 14 इस तरह लिखें, तो ये आएगा आपके पास 6.355। इसका मतलब है 6.355 सेंटीमीटर्स, जो कि 6.36 सेंटीमीटर्स ऐसे बन जाएगा। तो हाइट इसकी बन जाएगी 6.36 सेंटीमीटर्स। यहां तक आप सबको बिल्कुल क्लैरिटी होगी। तो जरा चेक कर लेते हैं इसका आंसर कि बॉक्स की वो जो हाइट उसने कही है ये 6.36 सेंटीमीटर्स ऐसे आ गए। देखिए वो कहता है कि अ कोन हैज अ हाइट 9.5 cm एंड अ वॉल्यूम 115। अब आपको हाइट उसकी 9.5 दी हुई है और वॉल्यूम 115 दिया हुआ। कहता है शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.4 cm करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमने इसका, देखिए ये रेडियस, ये वाला रेडियस शो करना है। शो करने का मतलब होता है उसी चीज को जिसको शो करना है ना, उसी को फाइंड करें। तो आर ढूंढ लेते हैं। अब देखिए आपके पास वॉल्यूम 115 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसके फॉर्मूलाज पे डिपेंड ना करें, दिया हो तो मेहरबानी, ना हो तो आपको खुद आना चाहिए। अब वॉल्यूम की जगह देखिए आपको वॉल्यूम 115 cm³ दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह वो लिख लेता हूँ 1/3 की जगह 1/3, तो ये आएगा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, और इंटू हाइट इसकी, सी हाइट उसकी याद रखिए ये परपेंडिकुलर वाली होती है। अगर आप मिक्सअप हो रहे हो तो आई कैन पुट इट ओवर हेयर ऑल्सो, कि फर्ज कीजिए कि ये इसकी हाइट है, ये 9.5 सेंटीमीटर्स याद है।
तो अब ये देखिए आपके पास आ गया, इनटू हाइट आ गई 9.5 cm। तो देखिए ये बना 115 इज इक्वल टू 3.142 इंटू 9.5 इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 3। ये 9.949 आ गया। सी 9.949 टाइम्स आर स्क्वायर, सॉरी देखो मैंने गलत लिख दिया, 9.949। ठीक है, तो इसका टेक्निक याद है ना कि दिस इंटू दिस करके इक्वल टू दबा के वहीं से डिवाइड बाय 3 दबा के, तो जो जवाब आया 4 सिग्निफिकेंट छाप। ये बिल्कुल मार्क स्कीम रूल्स के मुताबिक चलते जा रहे हैं हम लोग। तो 115 अपॉन, देखिए ये 9.949 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आएगा 9.949 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इधर से 115 डिवाइडेड बाय 9.949, ये आएगा 11.55। आर स्क्वायर इक्वल टू 11.55। अब दोनों साइडों पे हम इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट होके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11.55। तो ये बना 3.398। तो आर विल बी 3.398, जो कि राउंड ऑफ हो गए 3 पॉइंट, बल्कि सॉरी उसने क्या कहा था कि जवाब देना है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल जवाब देना है, तो फिर तो आई विल कॉपी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस तक कॉपी करके, तो अब आई विल राउंड इट टू दिस। तो ये 3.4 cm वाकई शो नहीं हो गया। तो उसने ये तो कहा था कि शो दैट द रेडियस इज 3.4 करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो 3.4 आ गया। अब जब रेडियस निकल आए, देखिए चूंकि इधर उसने कहा था ना करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो मैंने 2 डेसिमल कॉपी करके 1 डेसिमल तक राउंड किया। बट अब डायग्राम पे मैं ये 2 डेसिमल वाली वैल्यू यूज करूंगा कि दिस इज 3 पॉइंट कितना था, 3.39। तो अब पूरे सवाल में देखो इसका रेडियस मैं 3.39 वाला इस्तेमाल करूंगा, हाइट इसकी 9.5 cm यूज करूंगा, और हमें कहा गया है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालें। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सबको याद है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो देखिए पाई तो 3.142 आ गया, रेडियस इसका 3.39 आ गया, बट इसकी इस एल किसको कहते थे? तो याद करो बच्चों, एल कहते थे इसमें इस स्लांट लेंथ को, इस वाली लेंथ। सी दिस इज कॉल्ड द एल और द स्लांट लेंथ। हाउ डू वी फाइंड दिस? ये 9.5 तो याद रखो इसकी वर्टिकल हाइट ये वाली, और रेडियस उसका ये है। तो क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज ही ना निकाल लें? तो इसमें आपको पहले जो है ना इधर साइड पे ये कर लेना चाहिए था कि यार ये हमारे पास एक शेप बन रही है, ठीक है, जिसका ये 3.39 है, और ये हमारे पास 9.5 cm है, और हमें ये स्लांट लेंथ एल ढूंढनी थी। तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो ये आ जाएगा कितना, चलिए इसको हम इधर साइड पे कर देते हैं कि ये एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। तो ये आएगा आपके पास 3.39 का स्क्वायर प्लस 9.5 का स्क्वायर। तो अब ये कितना आएगा, 3.39 का स्क्वायर प्लस 9.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 101.7। अब हाइपोटेन्यूज इस तरह से आएगा, तो ये दोनों तरफ कट के कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट 101.7 इक्वल टू 10.08 सेंटीमीटर। ये तो अभी हाइपोटेन्यूज निकला ना, स्लांट लेंथ, ये 10.08 अभी इसका जवाब। बट कर्व्ड सरफेस एरिया में एल अब हमारे पास 10.08 आ गया। तो इसको यूं पुट करके, तो अब हम करेंगे 3.142 इंटू 3.39 इंटू 10.08, तो ये आएगा 107.3।
जो कि राउंड हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, तो दिस इज 108। तो बच्चों अब इसका अगर हम जवाब निकालें तो सी, वो तो पिछला पार्ट था 3.39 और ये 108। ठीक है, दिस इज हाउ यू प्रूव इट।